सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड पैरामीटर्स। सो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ आज हम कौन कौन से पैरामीटर्स देखेंगे। हम जितने भी ब्लड के पैरामीटर्स होते हैं वो सारे देखेंगे। हम देखेंगे उनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और कौन सी कंडीशन में वो ऑल्टर होते हैं, कौन सी कंडीशन में ज्यादा हो जाते हैं और कौन सी कंडीशन में कम हो जाते हैं। सब हम आज देखेंगे। आप भी जब अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स में जाते होंगे, सो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ ब्लड पैरामीटर्स, अ लॉट ऑफ ब्लड प्रोफाइल। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रेंज नॉर्मल है, कौन सी रेंज एबनॉर्मल है, एंड इफ इट इज एबनॉर्मल, व्हाई इट इज एबनॉर्मल, व्हाट इज द केस ड्यू टू विच इट इज गेटिंग एबनॉर्मल। तो वो सब आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के एंड तक यू विल बी ऑलमोस्ट एबल टू identify all the causes and everything. So please do watch this video till end. So without wasting any time हम start करते हैं, ठीक है। So सबसे पहले ब्लड पैरामीटर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज हीमोग्लोबिन। दिस इज वेरी कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोग्लोबिन एक्चुअली कैरीज द ऑक्सीजन इन द ब्लड। सो मेल्स में कितना होता है, फीमेल्स में कितना होता है, ठीक है। सो मेल्स में इट इज 13 to 17 ग्राम्स पर डेसीलीटर एंड फीमेल में इट इज 12 to 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर। अब हीमोग्लोबिन है, इसकी रेंज तो सभी को याद होगी, है ना। अब आप बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन जो स्पेशली फ्रेशर्स होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, वो क्या मिस्टेक करते हैं, हमेशा यूनिट्स में मिस्टेक करते हैं। ये हमेशा याद रखना, दिस इज ग्राम्स पर डेसीलीटर, ओके। इट इज नॉट ग्राम्स पर लीटर और मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। नो, अगर आपने ये ऑल्टर किया, मिलीग्राम कर दिया या डेसीलीटर को लीटर कर दिया, तो आपका पूरा गलत हो जाएगा, कुछ भी मतलब नहीं है। फिर आपका एग्जैक्ट आप 13, 17 और 12, 16 लिख दो, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इफ यू हैव रिटन यूनिट एज रॉन्ग, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न, तो आप याद करना। देन हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट क्या होता है, अब आप देखोगे, आप सीबीसी रिपोर्ट देखोगे, यू विल कम अक्रॉस दिस वर्ड हिमेटोक्रिट, बट हमें पता ही नहीं होता हिमेटोक्रिट है क्या। सो वो पता करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एक वॉल्यूम मैं आपको ब्लड दे दूँ, सपोज मैंने एक कंटेनर में आपको 2 से 5 ml ब्लड दे दिया और मैंने बोला पता करो इसमें कितने आरबीसीज हैं, तो वो परसेंटेज ऑफ आरबीसीज जो उसमें है, दैट इज द हिमेटोक्रिट वैल्यू। Am I clear with this? So it is the percentage of RBCs present in the total blood volume. टोटल ब्लड वॉल्यूम में कितना आपका हिमेटोक्रिट प्रेजेंट है। तो अगर मैंने कंटेनर को 5 लीटर दिया, सॉरी 5 ml दिया, और मैं उस 5 ml में बोल रहा हूँ पता करो, तो इसका मतलब उस 5 ml में जितने आरबीसीज हैं का परसेंटेज है, दैट इज हिमेटोक्रिट। सेम हमारी बॉडी में जितना टोटल ब्लड है उसमें जितना परसेंटेज ऑफ आरबीसीज है, दैट इज हिमेटोक्रिट, ठीक है। सो अभी हम उसका वैल्यूज भी देख लेते हैं। सो मेल्स में हिमेटोक्रिट कितना होता है, 40 to 51। फीमेल्स में इट इज 34 to 48%, ठीक है। इतने परसेंट ऑफ आरबीसीज और उतने परसेंट ऑफ इतने परसेंट ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट है फीमेल में एंड मेल में, ठीक है। तो मेल में इज 40 to 51 एंड फीमेल में इट इज 34 to 48, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आरबीसीज का टोटल नंबर कितना होता है हमारी पूरी बॉडी में, हमारे पूरे ब्लड में। सो इट इज 4.5 to 6 पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये मिलीमीटर क्यूब में है, दिस इज नॉट लीटर एंड दिस इज नॉट मिलीलीटर ऑल्सो, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखते हैं 1 mm क्यूब इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोलीटर। याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। 1 mm क्यूब जो है 1 माइक्रोलीटर के इक्वल होता है, 1 ml के इक्वल भी नहीं होता और 1 लीटर के इक्वल भी नहीं होता। तो ये पता होना चाहिए, ये नहीं पता होगा तो फिर आप गलत कर दोगे, ठीक है। यू माइट राइट ml ऑल्सो इन दैट प्लेस, यू माइट राइट लीटर ऑल्सो इन दैट प्लेस, तो वो नहीं करना है। आप इसकी जगह पे माइक्रोलीटर लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज 1 मिलीमीटर क्यूब इज 1 माइक्रोलीटर। सो आरबीसीज कितने होते हैं, 4.5 to 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज कितने होते हैं, 4000 to 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर, सेम, या फिर मिलीमीटर क्यूब। देन प्लेटलेट्स इज 1,50,000 to 4,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब, सेम। सब हम पर मिलीमीटर क्यूब ही देख रहे हैं, सब हम पर माइक्रोलीटर ही देख रहे हैं, ठीक है। सो आपको बस वैल्यूज याद कर लेनी है अच्छे से, ठीक है। सो आरबीसीज इज 4.5 to 6 मिलियन पर mm क्यूब, डब्ल्यूबीसीज इज 4,000 to 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर और पर mm क्यूब, एंड प्लेटलेट्स इज 1,50,000 to 4,50,000 पर mm क्यूब, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ एबनॉर्मल सीबीसी। अब ये एबनॉर्मल है तो किस केस में है, ठीक है। सो पहले हम देख रहे हैं डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू आयरन एंड अदर डेफिशिएंसीज, हेमरेज, प्रेगनेंसी, सिकल सेल एनीमिया, कीमोथेरेपी, ठीक है। सो डिक्रीज किस वजह से हो रहा है हीमोग्लोबिन, हमारा हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो रहा है अगर हमारी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी है, हेमरेज यानी कि ब्लड लॉस हुआ है। प्रेगनेंसी के केस में भी हीमोग्लोबिन डिक्रीज होता है, क्यों होता है, बिकॉज प्रेगनेंसी में डाइल्यूशन ऑफ ब्लड होता है, हमारा ब्लड जो है वो डाइल्यूट होता है।
So in that case also hemoglobin will get decrease. सिकल सेल एनीमिया में एबनॉर्मल आरबीसीज होते हैं कीमोथेरेपी के केस में. तो नाउ यू कैन आस्क इंक्रीज कब होगा, तो हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा पॉलीसाइथेमिया वेरा में. पॉलीसाइथेमिया वेरा इज अ ब्लड कैंसर, इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर इन विच एबनॉर्मल आरबीसी प्रोडक्शन हैपेंस. तो अब आरबीसी प्रोडक्शन एबनॉर्मल है, इट मींस आरबीसीज आर इंक्रीजिंग, isn't it? So hemoglobin is a part of RBC, तो वो भी ज्यादा होगा. ठीक है, लेकिन वो आरबीसीज जो होते हैं वो इमेच्योर एंड एबनॉर्मल आरबीसीज होते हैं, दे आर नॉट लाइक द नॉर्मल आरबीसीज ऑफ आवर बॉडी. सो ये चीज याद रखनी, वो एबनॉर्मल है, इसलिए पॉलीसाइथेमिया वेरा में हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, अब डब्ल्यूबीसीज जो है एलिवेटेड होते हैं इन्फेक्शन में, स्ट्रेस में, ल्यूकीमिया में. ठीक है, और डिक्रीज किस में होते हैं, ड्यू टू बोन मैरो सप्रेशन. बोन मैरो में ही प्रोड्यूस हो रहा है ना डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सब कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, बोन मैरो में. तो जब बोन मैरो सप्रेशन हो जाएगा तो डब्ल्यूबीसी भी डिक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, platelets are decreased due to increased consumption of platelets in ITP and splenomegaly, or decreased production of platelets and bone marrow suppression. तो इस केस में डिक्रीज हो जाएगा. किस केस में डिक्रीज होगा, जब उसका कंजम्पशन, एक्सेसिव कंजम्पशन हो रहा है इन ITP एंड स्प्लिनोमेगैली और डिक्रीज प्रोडक्शन हो रहा है बोन मैरो में, तो ऑब्वियसली प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाएगा. ठीक है, प्लेटलेट काउंट ड्रॉप्स इन केस ऑफ डेंगू. डेंगू के केस में भी प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाते हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर किस केस में कम हो रहे हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कोएगुलेशन स्टडीज. कोएगुलेशन स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको मेरा एक पिछला लेक्चर याद होगा तो हमने देखा था जब हमें कोएगुलेशन स्टडीज करनी होती हैं तो हम कौन से वाले वैक्यूटेनर में भेजते हैं. डज एनीवन रिमेंबर हियर व्हिच वैक्यूटेनर इट विल गो? इट विल गो इन ब्लू वैक्यूटेनर, ब्लू वन, क्योंकि ब्लू में क्या होता है, ब्लू में सोडियम सिट्रेट होता है. सोडियम सिट्रेट हैज रिवर्सिबल बाइंडिंग विद कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस. तो वो क्या करते हैं, ब्लड को कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं इन द लेबोरेटरीज, बट ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कोएगुलेशन को प्रिवेंट करते हैं. ठीक है, जिसने नहीं देखा था वो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख ले. तो उसमें ब्लड स्पेसिमेन कलेक्शन का वीडियो है, तो उसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट वेरी वेल. ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कोएगुलेशन स्टडीज में हम देखेंगे प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है, INR क्या होता है, APTT क्या होता है, थेरेप्यूटिक हेपारिन क्या है, ब्लीडिंग टाइम क्या है, थ्रोम्बिन टाइम क्या है, ये सब हम देखेंगे. ठीक है, अब हमने बोल दिया कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम हमारा 11 से 13 सेकेंड्स है. ठीक है, 11 to 13 सेकेंड्स. बट व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है इसका कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो 11 से 13 सेकेंड्स है. प्रोथ्रोम्बिन टाइम का ये मतलब है कि आपका जो ब्लड है, मैं अभी आपका ब्लड सैंपल निकालूं और मैं उसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम कैलकुलेट करूं, इट मीन्स दैट आई एम कैलकुलेटिंग दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम योर ब्लड इज टेकिंग टू गेट कोएगुलेट. क्लॉट बनने में, कोएगुलेट होने में आपका ब्लड कितना टाइम ले रहा है, वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है. लेकिन फिर आप बोल सकते हो कि मैम हाउ डज इट डिफर फ्रॉम पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम. APTT या PTT से कैसे डिफर करता है वो फिर. ठीक है, सो जो ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ये हम कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे. जब हमारा क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू हो रहा है, उस टाइम पे हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, और उसमें हम देख सकते हैं हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर 1 है विच इज फाइब्रिनोजन, जो क्लॉटिंग फैक्टर 2 है विच इज प्रोथ्रोम्बिन, क्लॉटिंग फैक्टर 5, क्लॉटिंग फैक्टर 10, क्लॉटिंग फैक्टर 7, ये सारे फैक्टर्स यूज होते हैं हमारे इंट्रिंसिक पाथवे में. तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं नहीं. ठीक है, सो ये हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम से देख सकते हैं. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप दिस इन माइंड कि इससे हम लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे के क्लॉटिंग फैक्टर्स को असेस कर रहे हैं कि जो भी एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसमें जितने भी हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज हो रहे हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं नहीं. मैंने आपको सभी का नाम बता दिया, लिस्ट बता दी कि ये होते हैं यूज एक्सट्रिंसिक पाथवे में, तो वो नॉर्मली वर्क कर रहे हैं नहीं. तो उसके लिए हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम कैलकुलेट करेंगे, और इतना नॉर्मल होना चाहिए, तभी इसका मतलब है कि हमारा जो एक्सट्रिंसिक पाथवे के जितने भी फैक्टर्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा ये तो एक चीज. एक और चीज जो प्रोथ्रोम्बिन करता है PT टाइम से हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज वॉरफेरिन का दिस थिंग, कि जब हम वॉरफेरिन कंज्यूम कर रहे हैं, इजंट इट, वॉरफेरिन कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी हम कंपेयर करते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम से. जब हम वॉरफेरिन कंज्यूम करेंगे तो हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाएगा विच इज नॉर्मल. ठीक है, प्रोलॉन्ग हो जाएगा, सो वो नॉर्मल है. तो अगर हमें देखना है कि हम वॉरफेरिन विच इज एन एंटीकोएगुलेंट हम ले रहे हैं तो हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है, तो अगर वो इंक्रीज्ड है इट मींस नॉर्मल है. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इट इज एन एंटीकोएगुलेंट, तो वो कोएगुलेशन का टाइम बढ़ा देगा, प्रोथ्रोम्बिन का टाइम बढ़ा देगा. Am I clear with this?
ओके, नेक्स्ट इज INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो ऑफ PT और प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये है 0.9 to 0.11। ठीक है, अभी हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा वॉरफेरिन है ना, जब भी पेशेंट हमारा वॉरफेरिन थेरेपी पे है तो हम उसमें पेशेंट का हमेशा चेक करेंगे प्रोथ्रोम्बिन टाइम और दूसरा हम चेक करेंगे INR। ठीक है, ये हमारा बताता है, देखो वॉरफेरिन अगर पेशेंट ले रहा है तो पेशेंट का INR भी बढ़ जाएगा। नॉर्मली कितना होता है 0.9 to 1.1 होता है, बट इफ पेशेंट इज ऑन वॉरफेरिन तो वो बढ़ के 2.5 to 3 हो जाता है, 2 to 3 हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, सो वो इंक्रीज हो गया INR, मतलब अब जो हमारा क्लॉटिंग का टाइम है वो थोड़ा उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, सो INR बेसिकली मेजर करता है वॉरफेरिन का ही कितना डोज से कितना हमारा क्लॉटिंग का डिफरेंस आ रहा है, कितने टाइम बाद क्लॉट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, so that has been calculated by international normalized ratio। इसकी normal ranges from 0.9 to 1.1 seconds। ठीक है, I hope this is clear, just give me a second। ठीक है, God, ठीक है, देन कम्स द पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम विच इज APTT, जो हम बोलते हैं APTT या फिर PTT। ये हम किसके लिए बोल रहे हैं, हमारा पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है। ठीक है, ये नॉर्मली होता है 21 to 31 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये जो है 21 to 31 सेकेंड्स, अब आपने बोला मैम प्रोथ्रोम्बिन टाइम तो 11 से 13 सेकंड है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम क्या मतलब है, इसका कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, सो हम इस कंफ्यूजन को क्लियर कर रहे हैं, बिकॉज मुझे भी हमेशा कंफ्यूजन होता था। ठीक है, सो जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे के जितने भी फैक्टर्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं वो बताता है, और इन सबको कुल मिला के अगर टाइम 11 से 13 सेकंड आता है इसका मतलब सही काम कर रहा है, हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम बिल्कुल सही है। ठीक है, बट वहीं अगर हमें पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और APTT और PTT कैलकुलेट करना है तो वो अगर ब्लड की क्लॉटिंग हुई है थ्रू इंट्रिंसिक पाथवे के मैकेनिज्म से, तो इंट्रिंसिक पाथवे में जितने भी फैक्टर्स आते हैं उसमें तो सारे आते हैं 1 2 3 4 5 जो भी है, तो जितने भी वो पाथवे आते हैं फैक्टर्स आते हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं नहीं, तो उसके लिए अगर हम देखना है तो हम देखेंगे पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम विच इज 21 to 33 सेकेंड्स। ठीक है, सो अगर आप APTT चेक करते हो और वो 21 to 30 आता है इट मीन्स नॉर्मल है, क्योंकि इंट्रिंसिक पाथवे इज लिटिल बिट अ लॉन्गर पाथवे तो उसको टाइम लगता है क्लॉटिंग करने में। ठीक है, तो अगर वो 21 to 33 सेकेंड्स ले रहा है मतलब ठीक है, नॉर्मल है। ठीक है, बट अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम आपका 21 to 33 सेकेंड्स हो गया, इसका मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे जो आप देख रहे हो वही हमारा इतना ज्यादा टाइम ले रहा है, 21 to 33 सेकेंड्स ले रहा है। सो इट इज टू मच फॉर एक्सट्रिंसिक पाथवे टू मेक द ब्लड टू क्लॉट एट सच अ लॉन्ग इंटरवल। ठीक है, नहीं एक्सट्रिंसिक में जल्दी होगा बिकॉज लेस क्लॉटिंग फैक्टर्स रिक्वायर्ड और उनका वर्क प्रॉपर है नहीं वो चेक करता है। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड APTT चेक करेगा 21 to 30 इंट्रिंसिक पाथवे। अब नीचे आप एक और चीज देखो, हेपेरिन, अगर आप हेपेरिन पे हो, हेपेरिन थेरेपी पे हो तो आप हमेशा असेस करोगे कि पेशेंट का APTT क्या है और PTT क्या है। अगर APTT PTT आपका इंक्रीज्ड है जो कि हेपेरिन थेरेपी में इंक्रीज्ड हो तो वो नॉर्मल है। ठीक है, तो आप पेशेंट नॉर्मल एक पेशेंट को ले लो, आपको नहीं पता है वो हेपेरिन और वॉरफेरिन ले रहा है तो आप उसका PT या फिर APTT टेस्ट करोगे। अगर ये बढ़े हुए आते हैं तो आप किसी ना किसी तरह से ये ये फिगर आउट कर सकते हो दैट पेशेंट माइट बी टेकिंग वॉरफेरिन और हेपेरिन। ठीक है, नाउ कमिंग टू थेरेप्यूटिक हेपेरिन। थेरेप्यूटिक हेपेरिन क्या है? ठीक है, सो एक बार हम ये वाली लाइन पढ़ते हैं, दिस वन, therapeutic heparin time when the patient is on heparin, PT and APTT intentionally prolonged। हेपेरिन पे है सो PT भी बढ़ेगा APTT भी बढ़ेगा और इसका डिजायर्ड थेरेप्यूटिक रेंज अब 60 to 85 हो जाएगा। ठीक है, सो जो ये पहले 21 to 33 सेकेंड्स था नाउ इट विल कम टू 60 to 85 सेकेंड्स। ठीक है, इतना हमारा बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि अब इतना बढ़ गया है ना, तो इसका मतलब है कि अगर आप पेशेंट का APTT टेस्ट करो 60 to 85 आ रहा है एंड पेशेंट हेपेरिन पे है तो यू नीड नॉट टू पैनिक, इन दैट केस इट इज नॉर्मल बिकॉज वो काम ही प्रोलॉन्ग करने का कर रहा है ताकि क्लॉटिंग जो है वो स्लो हो जाए। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, नाउ कमिंग टू ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम है 3 to 7 मिनट्स।
3 to 7 minutes ब्लीडिंग टाइम है। इन सम बुक्स इट इज मेंशन्ड एज 2 to 6 minutes ऑल्सो, कि अगर आप प्रिक करूँ, मैं अभी खुद को प्रिक करूँ, मेरे हाथ को प्रिक करूँ, तो उसको उस ब्लीडिंग को स्टॉप होने में कितना टाइम लगेगा, दैट टाइम इज नोन एज ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, सो वो भी हम कैलकुलेट करते हैं बहुत सारी चीजें सेट करने के लिए। ठीक है, नाउ थ्रोम्बिन टाइम इज 11 to 15 seconds। नाउ व्हाट इज थ्रोम्बिन टाइम? 15 seconds। ठीक है, लेकिन अब थ्रोम्बिन टाइम मेजरली क्या कैलकुलेट कर रहा है? अब आप बोलोगे सब कुछ तो मैम यही कैलकुलेट कर रहा है कि क्लॉट कब बन रहा है, क्लॉट कितना टाइम में बन रहा है। सो हमें पीटी का तो समझ आ गया कि वो एक्सट्रिंसिक पाथवे का टाइम कैलकुलेट कर रहा है, हमें एपीटीटी का भी समझ आ गया कि वो इंट्रिंसिक पाथवे का टाइम कैलकुलेट कर रहा है, बट व्हाट द हेल इज दिस थ्रोम्बिन टाइम डूइंग? ये क्या कर रहा है, क्या है ये 11 से 15 सेकंड? तो ये हम जब हम देखते हैं कि जो हमारा फिब्रिनोजन है, इट इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट विद स्टाइलस। फिब्रिनोजन जब हमारा फिब्रिन मेश में कन्वर्ट होता है, तो वो किसके हेल्प से, व्हाट इज द फैक्टर, व्हाट इज द फैक्टर हेयर विच इज हेल्पिंग इट? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन ही हेल्प करता है ना। सो वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है जो थ्रोम्बिन, वो कितना टाइम ले रहा है, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, वो हमारा थ्रोम्बिन टाइम है। दैट हाउ मच टाइम thrombin is taking to convert fibrinogen to fibrin is our thrombin time, and it is 11 to 15 seconds. Am I clear with this? Okay. हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी है, पढ़ ली। अब हम देखते हैं नीचे क्या गिवन है। INR and PTT prothrombin time may be elevated due to loss of production of liver disease, loss of factor production in liver disease due to congenital deficiencies such as hemophilia suppression with drugs such as warfarin and heparin. Coumadin is warfarin only. ठीक है, so हमारा INR जो है और PTT, ठीक है, वो एलिवेट किस केस में हो सकता है? जब हमारे पास लेस नंबर ऑफ हमारा अच्छे से क्लॉटिंग फैक्टर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। लीवर करता है क्लॉटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन, है ना, बट अगर कोई लीवर डिजीज है तो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स अच्छे से नहीं बन रहे, तो क्लॉट नहीं हो रहा, ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, मतलब INR बढ़ गया, एपीटीटी बढ़ गया, पीटी बढ़ गया। ठीक है, कोई कंजेनाइटल डिजीज है उस केस में भी हो जाएगा, सच एज हीमोफीलिया, इट इज अ क्लॉटिंग डिसऑर्डर। देन सपरेशन विद ड्रग्स सच एज वार्फरिन एंड हेपारिन, वार्फरिन और हेपारिन सब सपरेशन करते हैं, तो वार्फरिन एंड हेपारिन सप्रेशन करेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स का, INR और पीटीटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ यहां पे हमने ये तो देख ही लिया था, गिव मी सेकंड। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा था, ये हमने थेरेप्यूटिक हेपारिन वाला, तो ये दिस वी हैव कंप्लीटेड, ऑलरेडी कंप्लीटेड। ठीक है, नाउ वार्फरिन इज एंटीकोएगुलेंट एंड अ ब्लड थिनर। ऑब्वियसली वार्फरिन हमारा क्या इंक्रीज करता है? INR, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, INR मेजर्स हाउ लॉन्ग ब्लड टेक टू क्लॉट। हाई INR इज इक्वल्स टू ब्लड क्लॉटिंग मोर स्लोली। INR ज्यादा है मतलब स्लो क्लॉट हो रहा है। ठीक है, वार्फरिन डोज आर एडजस्टेड यूजिंग INR वैल्यूज। अगर INR हमारा बहुत ज्यादा हाई हो गया, मतलब बहुत ज्यादा ही टाइम ले रहा है हमारा ब्लड क्लॉट होने के लिए, तो हम अपने वार्फरिन के डोज को एडजस्ट करेंगे। तो वार्फरिन और हेपारिन का डोज अगर हमें एडजस्ट करना हो तो हम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग टेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, नाउ थेरेप्यूटिक INR ऑन वार्फरिन इज 2 to 3। ठीक है, अगर पेशेंट वार्फरिन में है तो उसका थेरेप्यूटिक INR 2 to 3 होगा। अगर उससे बढ़ जाता है देन इट इज अ प्रॉब्लम, तो हमें वार्फरिन का डोज एडजस्ट करना पड़ेगा और थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ पीटी भी हम वार्फरिन थेरेपी पे देख रहे हैं, PT also altered. PT becomes prolonged in patient taking warfarin, but INR is preferred because PT value varies between laboratories. ठीक है, PT वैल्यू लेबोरेटरीज में वेरी कर सकती है, ठीक है, बट INR नहीं करेगा, इसलिए वार्फरिन के लिए INR इज बेस्ट रादर देन PT। बट हेपारिन के लिए एपीटीटी PTT ही हम चेक करते हैं और वो भी बढ़ता है इन केस ऑफ दिस। वो हमने देखा थेरेप्यूटिक हेपारिन टाइम हमारा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, प्लीज पूछ सकते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि हमारा
कॉन्सेप्ट, डिफरेंट ब्लड पैरामीटर्स हैं, हीमोग्लोबिन में क्या क्या है, हमारे सीबीसी में कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं, और हम कोएगुलेशन स्टडीज में क्या क्या करते हैं, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत ट्राई किया है स्पेशली कोएगुलेशन स्टडीज आपको अच्छे से समझाने का, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ नहीं आया है तो डू वॉच दिस वीडियो अगेन, एंड नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है अगली वीडियो में पोस्ट करूंगी। तभी तक के लिए आप इतना अच्छे से पढ़िए, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ लॉन्ग वीडियो। सो एक साथ पढ़ने में इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल्सो टू स्टडी एंड फॉर मी ऑल्सो टू टीच, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज, एंड yes, clear your basics, clear all your concepts. Thank you very much. Thank you for watching.